नमस्कार, मैं हूं नेहा चौरे और आप देख रहे हैं डीबी न्यूज। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन बिल की। जानेंगे कैसे सदन में गर्मा गर्म बहस के बाद जब चैम्बर में मुस्कुराकर मिले धनखड़ और खड़गे, वहीं अपनी ही पार्टी में क्यों घिर गए कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो। देखेंगे बिहार 2025 में मुख्यमंत्री पद के हैं कितने दावेदार, और बात करेंगे प्रियंका गांधी के बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन वाले बैग की। इसके साथ जानेंगे कोर्ट ने क्यों लगाया उदित नारायण पर 10 रुपए का दंड। वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने कर्मचारियों को सिखाया सबक, आधे घंटे खड़े रहने की दी सजा। इन खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। वाराणसी के एक मुस्लिम बहुल इलाके में संभल की तरह एक और हिंदू मंदिर मिलने की खबर। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज छगन भुजबल का बड़ा दावा। बोले राज्यसभा सीट की पेशकश की गई थी लेकिन मैंने ठुकरा दिया। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में दोबारा हुआ पेश, विपक्षी सांसदों ने किया विरोध। पीएम मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर बांग्लादेश की आपत्ति। मंत्री बोले भारत सिर्फ और सिर्फ सहयोगी था। कर्जे में डूबा पाकिस्तान, फिर भी मंत्रियों की सैलरी में की 426% की बढ़त। स्पीकर बोले अच्छा कदम। जो गांव कभी था नक्सलियों के आका हिडमा का गढ़, वहीं बैठ गृह मंत्री अमित शाह ने की पंचायत। भर्ती परीक्षा नहीं करवा पाएगा एनटीए, छीनी गई जिम्मेदारी। अब सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट पर होगा फोकस। वही ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। आरोप, तकरार, अविश्वास और फिर एक गर्मजोशी भरी मुलाकात। संसद के शीतकालीन सत्र में ये नजारा लोकतांत्रिक सियासत की खूबसूरती बयां करती है। मौजूदा संसद के सत्र में वैसे तो कई नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई नोकझोंक को लेकर रही। आलम जगदीप धनखड़ के अविश्वास प्रस्ताव तक भी जा पहुंचा था, लेकिन मंगलवार को संसद में धनखड़ और खड़गे के बीच एक गर्मजोशी वाली मुलाकात देखने को मिली। दोनों मुस्कुरा के मिलते दिखे और आपस में बातचीत की। संसद में मुलाकात की इस तस्वीर को खुद उपराष्ट्रपति के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है। दोनों मुस्कुराते दिखे। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ दिनों से खड़गे और धनखड़ के बीच सदन में कई बार तीखी बहस देखने को मिली है। दोनों की बहस मजदूर और किसान के बेटे के विमर्श तक भी देखने को मिली थी। वहीं कनाडा में इस समय भारी अस्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की काफी किरकिरी हुई है। उन्हें अपने देश में अपनी ही सरकार के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री के इस्तीफे को उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ट्रूडो की कैबिनेट और उन पर इस्तीफे का दबाव भी बनाने लगी है। ट्रूडो से टकराव के चलते ही देश की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों के बीच ट्रंप के संभावित टैरिफ को लेकर मतभेद था। उन्होंने उसी दिन पद से इस्तीफा दिया जब उन्हें संसद में बजट पेश करना था। क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद ट्रूडो को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियों ने उनसे इस्तीफे भी मांग कर दी है। कभी ट्रूडो की सरकार में सहयोगी रहे एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने भी उनसे पद छोड़ देने की मांग कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही दावेदार एक्टिव हो गए हैं। बिहार में इस बार 5 से ज्यादा नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इनमें एक दावेदार तो ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे, आपको बता दें, और 2 दावेदार ऐसे हैं जो लंबे वक्त से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद के दावेदार हैं। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने उन्हें चेहरा भी घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार 2004 से अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव हैं।
आपको बता दें, तेजस्वी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और वर्तमान में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी रह चुके हैं। द प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख पुष्पम प्रिया भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। 2020 के चुनाव से पहले पुष्पम ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया था। 2020 के चुनाव में प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अकेले दम पर मैदान में उतरे थे, लेकिन एक को भी जीत नहीं मिल पाई थी। साल 2022 में पदयात्रा की शुरुआत कर बिहार की राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। प्रशांत की जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर अकेले ही मैदान में उतरने वाली है। इसके अलावा फिलिस्तीन के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ भी खड़ी हुई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। कांग्रेस सांसद ने इस बैग के साथ एक बड़ा मैसेज दिया है। इससे पहले 16 दिसंबर को वो संसद में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग पहनकर पहुंची थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्षी सांसद आज संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथों में बैग हैं और सभी के हाथों में पोस्टर भी हैं। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल रही। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए गए। अल्पसंख्यकों को इंसाफ देने के नारे भी लगाए गए। बिहार के सुपौल की फैमिली कोर्ट का एक आदेश चर्चा में आ गया है। दरअसल फैमिली कोर्ट ने बॉलीवुड के सिंगर उदित नारायण पर 10 रुपए का आर्थिक दंड जो लगाया है। दरअसल उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने कोर्ट में गायक के ऊपर सेक्शन 9 के तहत केस दर्ज कर रखा है। रंजना नारायण झा का कहना है कि वह अक्सर बीमार रहती हैं, इसीलिए एक पति के नाते वह उसे अपने साथ रखे। कोर्ट के नोटिस के बावजूद गायक उदित नारायण कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं सुपौल कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने उदित नारायण के कोर्ट में हाजिर न होने पर 10 रुपए के अर्थदंड के साथ अपना जवाब फाइल करने का अंतिम मौका दे दिया है। इसके लिए 28 जनवरी 2025 की अगली तिथि निर्धारित की गई है। वहीं रंजना नारायण झा के अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि साल 2022 में यह केस किया गया था, मगर तब से उदित नारायण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं। सहरसा से उनके अधिवक्ता आते हैं और बड़ी सेलिब्रिटीज होने की बात कहकर अपने मन के मुताबिक समय लेकर चले भी जाते हैं। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा से अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल नोएडा के सीईओ ने कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ा एक्शन लेते हुए आवासीय भूखंड विभाग के स्टाफ को आधे घंटे तक खड़े होकर काम करने का फरमान सुना दिया। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग दंपति अपनी समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण के आवासीय प्रखंड विभाग पहुंचे थे। आपको बता दें कि लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनका काम नहीं हो सका, जिसके बाद सीईओ ने कर्मचारियों को ये सजा सुनाई। दरअसल नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर बुजुर्ग दंपति को काफी देर तक खड़े देखा तो तुरंत आवासीय भूखंड विभाग को निर्देश दिया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन उसके बावजूद 15-20 मिनट बाद जब सीईओ ने दोबारा सीसीटीवी पर नजर डाली तो बुजुर्ग दंपति तब भी खड़े दिखे। इस पर नाराज सीईओ आवासीय विभाग पहुंचे और कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगा दी। जैसा कि चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में चैंपियन बनकर भारत के डी गुकेश ने धमाल मचा दिया था और एक बड़ी रकम उनको बतौर इनामी राशि भी मिली है। गुकेश को इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। जी हां, आपको बताते चले कि ये राशि भी करोड़ों में होने वाली है। महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल सैलरी भी उतनी नहीं है। धोनी की इस बार आईपीएल में जितनी सैलरी होगी उससे ज्यादा टैक्स डी गुकेश को देना होगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो गुकेश को 4 करोड़ 67 लाख की धनराशि टैक्स के तौर पर देनी होगी। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल सैलरी ही 4 करोड़ रुपए है। धोनी को इस सीजन अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को टीम को फाइनल में हराते हुए चेस वर्ल्ड में धमाका कर दिया था। टैक्स के बाद उनकी इनामी राशि 11 करोड़ 34 लाख रुपए तक रह जाएगी।
वहीं भारत में 15 लाख की रकम के बाद टैक्स 30% होता है। 5 करोड़ से ज्यादा राशि के बाद 37% तक सरचार्ज लगता है। इस वजह से गुकेश के ऊपर भी टैक्स लगना है। इसके अलावा इनामी राशि का अमाउंट ज्यादा होने के कारण आयकर की रकम भी बढ़ गई है। गुकेश ने कहा था कि चेस उन्होंने पैसे के लिए कभी नहीं खेला। उन्होंने कहा कि गेम से पैसा कमाने का उद्देश्य उनका नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मैं चेस में आया तो परिवार को मुश्किल फैसले भी लेने पड़े। मेरे पेरेंट्स खराब वित्तीय और भावुक दौर से भी गुजरे थे। तो ये थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। और भी ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।